नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लॉकडाउन 5 के लिए जारी मंथन की, शरद पवार की पीएम मोदी को लिखे खत की, जानेंगे बीजेपी की टेंशन कैसे बढ़ाएंगे अखिलेश और शिवपाल, और क्यों मुसीबत में फंसी येदियुरप्पा सरकार, और आखिर में बात बदहाल होते एमएसएमई सेक्टर्स की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा केंद्र चाहता तो 3 दिन में मिट जाती कामगारों की समस्या। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा सीटों के परिसीमन की कवायद तेज, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा परिसीमन। लोकसभा अध्यक्ष ने किया आयोग का गठन, 2 मंत्री समेत 15 सांसद बनाए गए हैं आयोग के सदस्य। देश में लागू बंद में ढील देने से बढ़ी आर्थिक गतिविधियां, मई महीने में 1 करोड़ 73 लाख ई-वे बिल बने, अप्रैल में महज 86 लाख बिल हुए जनरेट। 50,000 रुपए से ज्यादा की कीमत का सामान ट्रांसपोर्टर के जरिए सप्लाई कर रहे लोगों को जनरेट कराना होता है ई-वे बिल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, बीएसई का सेंसेक्स 226 अंक और एनएसई का निफ्टी 90 अंक ऊपर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पर काबू पाने के लिए अब तक 4 चरण की पूर्णबंदी लगाई गई, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं नजर आया। इसी बीच अब केंद्र सरकार ने 5वें चरण की पूर्णबंदी के लिए मंथन शुरू कर दिया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि पिछले लॉकडाउन से क्या कुछ अलग हो सकता है। इस पर 25 मार्च को लागू हुई देशव्यापी पूर्णबंदी का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। वहीं देश में अब लॉकडाउन 5.0 के लिए मंथन शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में देश के स्वास्थ्य हालात को देखते हुए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि लॉकडाउन का चौथा चरण देश में 31 मई को खत्म होने वाला है। ऐसे में अटकलें तेज हो रही है कि क्या सरकार इस लॉकडाउन को आगे भी जारी रखेगी या नहीं। इससे पहले गृह मंत्री ने गुरुवार देर रात सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उनसे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद भी बढ़ाए जाने पर विचार जाने। मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान शाह ने राज्यों के चिंताजनक स्थिति वाले क्षेत्रों के बारे में और 1 जून के बाद किन क्षेत्रों को खोलना चाहते हैं इस बारे में उनसे राय ली। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अभी तक हर चरण में लॉकडाउन बढ़ाने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर उनके विचार जान रहे थे। पहली बार गृह मंत्री ने लॉकडाउन के एक और चरण के खत्म होने के पहले मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके विचार जाने हैं। वहीं पीएम के साथ इस बैठक में अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की राय को पीएम से साझा किया। फिलहाल मुख्यमंत्रियों की राय का पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि उनमें से अधिकतर कुछ रूप में लॉकडाउन जारी रखना चाहते हैं। साथ ही वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और जनजीवन को सामान्य बनाने के पक्ष में भी हैं। संभावना है जल्द ही केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, अब लगभग ये तय हो चुका है कि सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ा रही है और छूट का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। पहले सख्त लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा था और अब जब भारत एशिया में सबसे ज्यादा मरीजों वाला देश बन चुका है तो केंद्र राज्यों को छूट दे रहा है। ऐसे में राजीव जी, राज्यों के ऊपर सब कुछ छोड़ना और लॉकडाउन को बहुत कमजोर करना कहां तक सही होगा? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त देश जिस मुसीबत का सामना कर रहा है उससे बचने का कोई इलाज अब तक ढूंढा नहीं जा सका है। बचाव के उपाय में केवल एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाकर रहना और बार बार हाथों को धोते रहना ही अब तक सफल होता हुआ नजर आ रहा है। हाथों को बार बार धोना तो संभव है मीनाक्षी, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग तभी संभव है जब सब कुछ बंद रहे, यानी लोगों का आवागमन बंद रहे, यानी आना जाना बंद रहे, बाजार, दुकानें, शिक्षा संस्थान, थिएटर सब बंद रहे तो लोग न तो एक दूसरे से मिलेंगे, न बीमारी के फैलाव का डर बना रहेगा। लेकिन ये बात लिखने और कहने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही कठिन है। इसका एक्सपीरियंस हम सबको मार्च से लेकर के अब तक हो ही चुका है, यानी पहली पूर्णबंदी से लेकर के अब तक हम लोगों को इसका एक्सपीरियंस हो चुका है। सबसे पहले सख्त पूर्णबंदी हुई, ये हम सबने देखा, तो लोगों ने इसे थोड़े दिन की तकलीफ माना। हालांकि प्रवासी कामगारों और रोजाना कमाने खाने वालों को तब से जो तकलीफ होनी शुरू हुई है तो आज तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। और उधर पहली पूर्णबंदी से ही अर्थव्यवस्था ने जो गिरना शुरू किया तो
उसे संभालना सरकार के लिए कठिन हो गया। सरकार ने इस बीच 2 राहत पैकेज भी दिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और वंदे भारत मिशन जैसे इंतजाम भी किए, लेकिन उसका भी खास असर दिखाई नहीं दिया। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पूर्णबंदी के बाद भी देश में मरीजों की संख्या बढ़ती गई और पिछले हफ्ते भर में तो भारत का ग्राफ बाकी देशों के मुकाबले काफी बढ़ गया है। बीमारों की संख्या बढ़ने के डर के बीच चौथी पूर्णबंदी की मियाद भी खत्म हो रही है और सरकार फिर भी असमंजस में नजर आ रही है कि आगे क्या करें। अर्थव्यवस्था संभालने के लिए रियायतें देना जरूरी है मीनाक्षी, और बीमारी बढ़ने से रोकने के लिए पूर्णबंदी भी जरूरी है। सरकार के पहले के लिए फैसलों का सही असर नजर नहीं आया तो अब उसने धीरे से गेंद राज्यों के पालों में डालना शुरू कर दिया है। माना यही जा रहा है कि इस बार राज्य सरकारें ही काफी कुछ तय करेंगी कि किस तरह की छूट दी जाए और किस तरह की बंदिशें लागू की जाएं। खास बात यह है मीनाक्षी कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को लेकर के मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। अब चौथे चरण के बाद आगे की घोषणा कौन करेगा यह देखना होगा। वैसे घोषणा कोई भी करे मीनाक्षी, लेकिन उसमें इतना ध्यान सरकार को रखना ही चाहिए कि उसके इस कदम से देश के गरीब तबके पर क्या असर पड़ेगा। अब तक की उसकी नीतियों और फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब तबका ही हुआ है। उसके लिए महामारी से बड़ी चिंता रोजी रोटी और मकान की हो गई है। इसीलिए सरकार को सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में भले ही केंद्र सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पूर्णबंदी के चौथे चरण में छूट दे दी हो, लेकिन कई सेक्टर 60 दिन की तालाबंदी में इतना नुकसान झेल चुके हैं कि उनका हाल बेहाल हो चुका है। खासकर रियल एस्टेट सेक्टर जो पूर्णबंदी से पहले ही परेशान था, वो गर्त में पहुंच गया है, जिसे लेकर अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। तो पवार ने क्या कुछ लिखा है इस चिट्ठी में, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले से मुसीबतों का अंबार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर को पूर्णबंदी ने पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग कई बार मोदी सरकार से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी के चलते अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, पूर्णबंदी के दौरान रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर इस मामले पर गौर करना चाहिए। पवार ने अपने पत्र में मांग की है कि प्रधानमंत्री इस क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाएं, जो कि बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पवार ने पत्र ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, अभूतपूर्व स्वास्थ्य मुसीबत और उसके बाद लागू देशव्यापी लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा, श्रमिकों की वापसी, लगभग 3 महीने से काम और बिक्री रुकने, मांग और आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आने से ये उद्योग प्रभावित हुआ है, जो राष्ट्रीय जीडीपी में काफी योगदान करता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी मोदी को इस संकट के बारे में खुला पत्र लिखा है और उनसे तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि CRIDAI ने कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे एक बार पुनर्गठन, अतिरिक्त संस्थागत वित्त पोषण, दंड ब्याज माफ करना, उपभोक्ता मांग बढ़ाने के लिए नीतिगत नवाचार, कच्चे माल के कार्टिलेज को नियंत्रित करना, किफायती मकान पर लगने वाले GST के मानदंड में बदलाव और क्षेत्र की मदद के लिए स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कोष क्रियाशील करना शामिल है। पवार ने पत्र में लिखा, अगर आप इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान देंगे और अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाएंगे तो मैं आभारी रहूंगा। अब पवार के इस खत पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है और रियल एस्टेट सेक्टर को कब तक मजबूती मिलती है, ये देखना होगा। अब केंद्र सरकार पवार के पत्र पर गौर कर रियल एस्टेट सेक्टर की मुसीबत दूर करती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि यहां स्वास्थ्य मुसीबत के बीच समाजवादी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। प्रवासी कामगारों की मदद करने का मामला हो या फिर योगी सरकार को घेरने का, अखिलेश यादव हर मौके को भुनाने में लगे हैं। इसी बीच अब सूबे में सपा के फिर से मजबूत होने के संकेत मिलने लगे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव होने में काफी वक्त हो, लेकिन सूबे में स्वास्थ्य मुसीबत के बीच सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पक्ष जहां मुसीबत के दौर में खुद की मजबूत छवि जनता के सामने पेश करने में जुटा है, तो वहीं विपक्षी दल भी खुद को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो सरकार के हर काम पर नजर बनाए हुए हैं, हर गलती को जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के और भी मजबूत होने के संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल मुलायम कुनबा चुनाव से पहले एक होता दिख रहा है। जी हां,
सपा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है। शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने को भेजी गई याचिका को वापस लेने के बाद माना जा रहा है अखिलेश और शिवपाल के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। सूत्रों का कहना है शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय भी हो सकता है। हालांकि इस विषय पर अभी कोई भी नेता खुलकर बयान दे नहीं रहा। आपको बता दें, इस साल होली के मौके पर सैफई में आयोजित कार्यक्रम में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। होली मिलन कार्यक्रम के दौरान ही अखिलेश ने शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे दोनों के रिश्तों में कुछ सुधार हुआ है। वहीं उसी कार्यक्रम में शिवपाल ने मुलायम के साथ रामगोपाल के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। शिवपाल और अखिलेश के एक मंच पर आते ही कार्यकर्ताओं ने चाचा भतीजा जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब मुलायम कुनबे के एक होने के कयास लगाए जा रहे हों। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच की तल्खियां खत्म होने के संकेत मिले थे, लेकिन अखिलेश और शिवपाल दोनों ने साथ आने से इनकार कर दिया था। ऐसे में इस बार ये कयास हकीकत में बदलते हैं और चाचा और भतीजा फिर साथ आते हैं या नहीं, ये देखना होगा। अब उत्तर प्रदेश में चाचा और भतीजे के बीच कम होती दूरियां विरोधियों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है, तो वहीं कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की मुसीबतें तो उनका साथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। स्वास्थ्य समस्या ने पहले ही विरोधियों के तेवर तल्ख कर रखे हैं, तो अब अपने नेता ही मुख्यमंत्री को आंख दिखाने लगे हैं। जी हां, खबर है कि बीजेपी के 20 नाराज विधायकों ने सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना लिया है, जिससे सरकार की मुसीबत बढ़ना तय है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर जब बीजेपी ने सूबे की कमान संभाली और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, तो बीजेपी ने अपनी सरकार को स्थिर बताया, लेकिन ये सरकार बनने के साथ ही मुसीबतों में घिरती रही है। अब खबर है सीएम बीएस येदियुरप्पा से उन्हीं की पार्टी के 20 एमएलए नाराज हो गए हैं और ये विधायक येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। ये विधायक उमेश कुट्टी के समर्थक हैं और कुट्टी की निगाह सीएम की कुर्सी पर है। बताया जा रहा है कुट्टी ने अपने समर्थक 20 विधायकों को गुरुवार को रात्रि भोज में आमंत्रित किया था। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर काफी हलचल मची हुई है। इससे पहले भी कुट्टी बड़े बड़े दावे करते रहे हैं। येदियुरप्पा के सीएम बनने से पहले कुट्टी ने कहा था, मैं 13 साल से मंत्री हूं, भगवान की कृपा से अब मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना है। कुट्टी इस बात से खफा हैं कि उन्हें सरकार में कोई पद नहीं दिया गया। येदियुरप्पा ने जब से अपने बहन के पोते एनआर संतोष को अपना राजनीतिक सचिव अपॉइंट किया है, तब से ये नाराजगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। खबर ये भी है कि कुट्टी समर्थक ये नाराज विधायक सीएम के खिलाफ पार्टी हाईकमान से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। विधायक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें, उमेश कुट्टी लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। सीएम येदियुरप्पा खुद इस समुदाय से आते हैं। ऐसे में अब अचानक कुट्टी समर्थकों का नाराज होना येदियुरप्पा के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री इन विधायकों के गुस्से को शांत करने के लिए कोई कदम उठाते हैं या नहीं। अब कर्नाटक में तो कांग्रेस से पार्टी में आए नेताओं को तवज्जो देना येदियुरप्पा को भारी पड़ता दिख रहा है, तो वहीं कर्नाटक जैसे हालात मध्य प्रदेश में ना बने, इसके लिए शिवराज पूरा जोर लगा रहे हैं। जी हां, शिवराज संध्या खेमे और बीजेपी के पुराने नेताओं में सामंजस्य बिठाकर कैबिनेट विस्तार करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अब तो लगने लगा था 31 मई को नई टीम की घोषणा हो जाएगी, लेकिन शिवराज कैबिनेट विस्तार फिर से अटकता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इस उपचुनाव के बाद ही तय होगा कि शिवराज अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं। इसीलिए चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन उससे पहले शिवराज के लिए एक और चुनौती सामने है और वो है मंत्रिमंडल विस्तार की, जिसमें शिवराज को सिंधिया खेमे को भी खुश करना है और बीजेपी के पुराने नेताओं को भी रूठने से बचाना है। हाल ही में कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शिवराज की नई टीम में शामिल होने वालों के नाम तय हो चुके हैं। पार्टी आलाकमान से हरी झंडे मिलने के बाद जल्द कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। सियासी गलियारों में तो 31 मई की तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन अब ये विस्तार फिर अटकता नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में राजभवन परिसर में रहने वाले 6 लोग स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावित पाए गए हैं, जिसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित दूसरे विस्तार के अटकने के आसार नजर आने लगे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को शपथ ली थी और उसके बाद पहले मंत्रिमंडल गठन में 1 महीने का वक्त लग गया था। सियासी खींचतान के चलते सिर्फ 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इन 5 मंत्रियों में 2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। आपको बता दें, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंधिया से नाता रखने वाले 8 से 10 लोगों को शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का वादा बीजेपी की ओर से किया गया है, लेकिन अब राजभवन में फैली स्वास्थ्य मुसीबत के बीच ये तस्वीर जल्द साफ होती नजर नहीं आ रही है। सूत्रों का कहना है, इन स्थितियों में राजभवन में किसी भी समारोह का आयोजन संभव प्रतीत नहीं हो रहा। इसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार का समारोह भी हो सकेगा या नहीं, ये अभी तक तय नहीं है। अभी इंतजार कब खत्म होता है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बदहाल होते हैं एमएसएमई सेक्टर की। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज को लेकर सरकार ने अपना बखान भी खूब किया। पैकेज में एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री लोन देने की घोषणा तक की गई। लेकिन सरकार के इस राहत पैकेज के बाद भी एमएसएमई सेक्टर के दिन सुधरने की बजाय बिगड़ते दिख रहे हैं। कई एजेंसियों के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पूर्णबंदी में उद्योग धंधों की कमर टूट चुकी है। कारोबार ठप है, मांग और उत्पाद ना के बराबर है, जिसके कारण कई उद्योग धंधे बंद होने की कगार पर हैं। उद्योग धंधों में जान डालने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान भी किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के लोन पैकेज की घोषणा की, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को इससे कुछ फायदा मिलता नहीं दिख रहा। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी फिस्मे, स्कॉच कंसल्टेंसी, भारतीय वित्त सलाहकार समिति यानी BVSS और टेक्सलॉ एडुकेयर सोसाइटी के सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे की बड़ी बातों पर नजर डालें तो 77% एमएसएमई को इमरजेंसी फंड की जरूरत है। 62% एमएसएमई नौकरी में कटौती कर सकते हैं। 6% सभी कर्मचारियों को नौकरी से हटा देंगे। मई जुलाई के बीच 78% एमएसएमई कर्मचारियों की सैलरी में कटौती होगी। 10% कर्मचारियों को कोई सैलरी नहीं देंगे। दरअसल जब सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी तो उस वक्त भी एमएसएमई सेक्टर ने नाराजगी जताई थी। यही कारण है कि सर्वे में भाग लेने वाले 86% एमएसएमई विभिन्न प्रकार के राहत पैकेज के बजाय सीधे अपने खाते में राशि भेजे जाने के पक्ष में थे, ताकि वो अपने तत्काल होने वाले खर्च को पूरा कर सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद भी एमएसएमई सेक्टर पटरी पर लौटता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।